जय भीम साथियों, फिर एक बार आपका स्वागत है वी द पीपल बाय संदेश जगताप इस चैनल पे। आज फिर एक बार कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। मैं इससे पहले ही वीडियो डालने वाला था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से वीडियो नहीं डाल पाया। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती थी, उस अवसर पर वीडियो करना था। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती थी, उस अवसर पर वीडियो करना था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन आज कुछ अलग ही विषय पे चर्चा करूँगा, क्योंकि जो आंदोलन महात्मा फुले जी ने शुरू किया, जो आंदोलन बाबा साहब ने उसको आगे बढ़ाया, उस आंदोलन के तहत ही आज देश की राजनीति बड़े ज़ोर शोर से आगे बढ़ रही है। और उसी का परिणाम है कि जातीय जनगणना जो है होने के बारे में निर्णय हो गया है। लेकिन ये सब होते हुए कुछ बातों को आज रखना चाहूँगा कि राजनीति किस तरह से चलती है, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया यानी भगवान परशुराम जी की जयंती या उनका जन्मदिन, और जो लोग उनको मानते हैं उन्होंने बड़े धूमधाम से उसको मनाया। और परशुराम जी का जो अवतार है, उसका जो कार्य है, उसको आज समझेंगे और उस आधार पर आज की जो राजनीति है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बात ऐसी है कि भगवान परशुराम जी जो है, उनका जो अवतार है, उनका जो कार्य है, वो ये है कि उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों को खत्म कर दिया। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार नहीं, बल्कि 21 बार किया। 21 बार उन्होंने इस देश में जितने भी क्षत्रिय राजा थे उनको खत्म किया, और ये बहुत ही बड़ा काम उन्होंने किया है। ऐसे सोचने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग जो भगवान परशुराम जी को मानते हैं, उन्होंने उनकी जयंती अक्षय तृतीया को मनाई। और उस हालात में ही यानी 20 बार क्षत्रियों को इस तरह से ख़त्म किया कि जो जिंदा पर जो लोग थे, राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, उनको मारा था। और 21वीं बार जब परशुराम जी ने उनको ख़त्म किया, तो उस वक्त जो जिंदा क्षत्रिय थे, जो राजा थे, उन सभी को तो उन्होंने मारा ही, लेकिन जो माँ के पेट में जो बच्चे थे, क्षत्रिय बच्चे थे, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, ऐसे लोगों को भी, ऐसे यानी भ्रूणों की भी हत्या, जो गर्भ में जो क्षत्रिय था उसकी भी हत्या की गई। और इसी तरह से पूरी पृथ्वी से जो क्षत्रिय वर्ण था, उस क्षत्रिय वर्ण को खत्म किया भगवान परशुराम जी ने। ऐसे कहा जाता है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। और उस शास्त्रों के आधार पर, जैसे मनुस्मृति हो, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की बात की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें से जो क्षत्रिय वर्ण था, उस क्षत्रिय वर्ण को पूरी तरह से ब्राह्मणों ने खत्म किया। फिर ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं है। यानी ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मण नहीं हो सकती, क्षत्रिय स्त्री क्षत्रिय नहीं होती है, वैश्य स्त्री वैश्य नहीं होती है। तो ये तीनों भी, ब्राह्मण स्त्री, क्षत्रिय स्त्री और जो वैश्य स्त्री है, वो भी शूद्र होती है। यानी वर्ण व्यवस्था से पुरुषों के लिए है। तो उस आधार पर जो क्षत्रिय, जो पुरुष थे, जब खत्म हुए, तो उनकी पत्नियां, उनकी स्त्रियां जो थी, उनके साथ में अनैतिक दृष्टि से ब्राह्मणों ने जब उनके साथ शारीरिक संबंध रखे, उनसे जो पुत्र निर्माण हुए, पैदा हुए, जन्मित हुए, वो उनको आज जो है रजपूत कहा जाता है। यानी ब्राह्मणों ने अनैतिक संबंध बनाने से क्षत्रिय स्त्रियों से जो बच्चे पैदा हुए, जो पुरुष पैदा हुए, उनको रजपूत कहा जाता है। वो पूरी तरह से क्षत्रिय नहीं है, यानी क्षत्रिय वर्ण पूरी तरह से
निक्षत्रिय करने का काम परशुराम जी ने किया। तो आज का जो क्षत्रिय है या आज का जो राजपूत है वो ब्राह्मणों के अनैतिक संबंधों से पैदा हुए क्षत्रिय है। जब कोई अनैतिक संबंधों से जिनका जन्म होता है उनको इंग्लिश में बास्टर्ड कहा जाता है और हिंदी में उसको हरामी कहा जाता है। यह आज बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि कुछ दिनों पहले सपा के सांसद जो दलित समुदाय से आते हैं रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर जो राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, उनके ऊपर कुछ विवादित टिप्पणियां की। उसका समर्थन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश जी यादव ने किया और उससे करणी सेना जो क्षत्रियों की या राजपूतों की एक संगठन है उसने उनमें विवाद निर्माण हुआ और उस विवाद के बारे में ही आज थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि अक्षय तृतीया भी हो चुकी है और जो राजपूत आज अपने आप को राजपूत मानते हैं और अपने आप को हिंदू मानते हैं तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार, ब्राह्मणों के शास्त्रों के अनुसार आज का राजपूत जो है वो ब्राह्मणों के अनैतिक संबंधों से पैदा हुआ क्षत्रिय, वो पूर्ण रूप से क्षत्रिय नहीं है। तो जो हिंदू धर्मानुसार या धर्मशास्त्रों अनुसार जो अपने आप को राजपूत मान रहे हैं, जो करणी सेना के लोग हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। या तो वो हिंदू धर्मानुसार क्षत्रिय है ही नहीं या तो है हिंदू धर्म शास्त्रानुसार अगर वो क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मणों के अनैतिक संबंध से पैदा हुए पुत्र है। अगर वैसा नहीं है तो फिर उनको अलग ढंग से सोचना चाहिए। और राणा सांगा जो राजा थे उनके बारे में जो विवादित टिप्पणी करने वाला जो सांसद है वो दलित समुदाय से है और अखिलेश जी यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है उनकी पार्टी से वो चुनकर आए हुए हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्षत्रिय या राजपूत लोगों पर टिप्पणी करने वाला दलित समाज का सांसद पिछड़े समाज से आने वाले ओबीसी से आने वाले अखिलेश जी यादव और करणी सेना यानी राजपूत समाज का संगठन, इनमें विवाद है और इस विवाद के बारे में हम सोचते हैं तो जिन्होंने इसकी आग लगाई है कि तू राजपूत है, तू दलित है, तू पिछड़ा है, शूद्र है, ये वर्ण व्यवस्था जिन्होंने बनाई वो ब्राह्मण इससे दूर है। लड़ कौन रहा है? लड़ रहा है राजपूत जिनको ब्राह्मण अपने अनैतिक पुत्र मानते हैं। लड़ रहा कौन है? तो ओबीसी का अखिलेश यादव जिसको शूद्र कहा गया है, जो जब वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, जब निकल गए तो उनके बंगले को जो है गोमूत्र से जिन्होंने शुद्ध किया उनको शूद्र समझकर, और जिनको अछूत माना गया ऐसे समाज से आने वाले रामजीलाल सुमन, इनमें झगड़ा, इनमें विवाद और इस विवाद का जिन्होंने बीज बोया वर्णाश्रम के माध्यम से, मनुस्मृति के माध्यम से, वो ब्राह्मण इस विवाद से दूर है। और इसीलिए हमारा भारत का संविधान इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था को मानना कानूनन गुनाह है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर कोई किसी खुद को अगर ब्राह्मण कहता है तो वो गलत है। अगर कोई अपने आप को क्षत्रिय कहता है वो भी गलत है।
वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई अपने आप को अगर शूद्र भी कहता है तो वो गलत है, क्योंकि संविधान इस बात को मान्यता नहीं देता। लेकिन राजनीति तो करनी होगी, और दलितों का वोट जिनको अछूत माना गया था, उनका वोट आज जो 15-16% है, उसको पाने के लिए जो राजनीति आज पूरे देश भर में चल रही है, जो पिछड़ा है उसका वोट पाने की जो राजनीति चल रही है, उसमें कांग्रेस और सपा दोनों साथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। 1.5-2 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता उदित राज जी ने बसपा और उनकी मुखिया, जो उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री रही है, उनके बारे में टिप्पणियां की थी, और उनको कांग्रेस ने पूरी छूट दी थी कि किस तरह से उनकी जो छवि है बहन कुमारी मायावती जी की खराब की जाए, और दलित वोट जो है कांग्रेस की तरफ आए। जब ये चाल ठीक से नहीं चली तो औरंगजेब के जो विवाद हुआ, उस विवाद के बाद सपा ने उसके आगे की जो लड़ाई है अपने हाथ में ले ली। कांग्रेस को कहा आप थोड़ा देर पीछे रहिए, हम आगे बढ़ते हैं, और फिर सपा ने रामजी लाल सुमन जी को आगे करके दलितों के वोटों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने किस तरह से मैं दलित हितैषी हूं और मेरे दलित सांसद के पीछे मैं किस तरह से खड़ा हूं और मैं दलित हितैषी हूं, यह दिखाने की कोशिश की है। वो ही अखिलेश यादव जी है जिन्होंने 2012 से लेकर 2017 में खुद को आज दलित हितैषी बताने वाले ने बाबा साहब के नाम पर बना हुआ पार्क हो, जिला हो, उसके नाम बदल दिए। जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर बनाए गए जितने भी जिले थे उनके नाम बदल दिए। ये सिर्फ दलित समाज से नहीं आते महापुरुष। महात्मा फुले जी ओबीसी समाज से है, छत्रपति शाहू जी महाराज जो मराठा समाज से है, उनका नाम जिले के दिया था। उन जिलों के नाम महात्मा फुले जी का नाम हो या छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम से जो जिला बना था, रमाबाई अंबेडकर जी के नाम से जो जिला बना था, उस जिले का नाम बदलने का काम यही अखिलेश यादव जी ने किया था। और आज कांग्रेस हो या ये सपा हो, ये दोनों भी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो आम चुनाव है विधानसभा का, उसमें किस तरह से दलितों के वोट का जो बड़ा हिस्सा जो है वो जो बसपा की तरफ जाता है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाता है, उसको कैसे तोड़ा जाए। और इस कोशिश में ये अलग अलग समाज में किस तरह से दोनों में झगड़ा हो, वाद हो या दंगा हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और इसको सभी को समझना जरूरी है। राजनीति सत्ता की करने के लिए, सत्ता पाने के लिए इस तरह से हथकंडे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसमें जो दलित समाज में पैदा हुए जो सांसद है, विधायक है, नेता है, इनका इस्तेमाल कांग्रेस और बीजेपी और सपा कर रही है। यह आज हमें दिखाई दे रहा है। पता नहीं लोगों के समझ में कब आएगा। 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई, तब से आज तक बहुजन समाज पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र कभी बनाया नहीं। इतने सारे इलेक्शन हो गए, पूरे देश भर में लोकसभा के हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना घोषणा पत्र नहीं बनाया। और बहुजन समाज पार्टी हर वक्त, हर इलेक्शन में, हर चुनाव में यही बात कहते रही कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र ये हमारा भारत का संविधान है।
ये बताने के बावजूद भी जो लोग 2024 के इलेक्शन में भारत का संविधान, जिसके अंदर ऊपर सिर्फ संविधान लिखा था, अंदर के पेजेस जो है पन्ने भी जो खाली ही थे, ऐसे संविधान की कापियां लेकर कांग्रेस लेकर घूम रही थी। और उनका चुनावी घोषणा पत्र क्या है वो अलग से। यानी बसपा बार बार कहती रही कि हमारा चुनावी जो घोषणा पत्र है वो हमारा भारत का संविधान है, लेके घूमने की जरूरत नहीं है। 4 बार की सरकार में उत्तर प्रदेश के बहन कुमारी मायावती जी ने जब मुख्यमंत्री थी तो वो काम करके दिखाया है। और कानूनी व्यवस्था क्या होती है और विकास क्या होता है, किस तरह से होता है, ये कृति से, अपने कृति से करके दिखाया। लेकिन इस सिर्फ संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले को वोट दिया गया, संविधान को पूरी तरह से लागू करने वाले बहन कुमारी मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी को वोट इस 2024 में कम आया। तो इस बात को जो दलित नेता, जो बाबा साहब की संविधान की वजह से आज सांसद बने या विधायक बने हैं, उनको इस पे बारे में चर्चा करनी चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि जिनकी वजह से हम वहाँ पे पहुँचे हैं, उनकी वजह से आप सांसद या बीजेपी सांसद या विधायक हो, ना कि उस पार्टी की वजह से। पार्टी ने आपको टिकट दिया इसलिए दिया क्योंकि वो रिजर्व सीट है। रिजर्व सीट से आप चुन के आए हैं, क्योंकि रिजर्व सीट बाबा साहब की वजह से, वो पार्टी की वजह से नहीं है। इसको ये जो सांसद है, विधायक समझे, और इस तरह से किसी भी समाज में तनाव पैदा हो, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई टिप्पणियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी पिछड़े समाज के लोग हैं, जो भी दलित समाज के लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, या जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनको इस तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। अगर इस तरह से जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर अगर इसी तरह से विवाद होता रहा तो फिर हमारे देश के लिए वो अच्छी बात नहीं है। तो जो भी लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं और इस बात का समर्थन करते हैं, उन सभी को मैं ये कहूँगा कि आप इस बात पर सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद लें। जय भीम।